वेलकम टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग पीएसपी ऑनलाइन टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दूंगा टेस्ट का, सो आज मैं उसी को करने जा रहा हूं। बच्चों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों हम लोग स्टार्टअप लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है आप लोग देखिए बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या होगा आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन ऑल प्रोसेस। कह रहा है स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व होता है। सर ऐसा कोई स्केलर क्वांटिटी के लिए रूल नहीं है। बेसिकली स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता। डायरेक्शन नाम का चीज़ उसके पास नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी प्रोसेस में कंजर्व होना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है। स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो बच्चों कंजर्व रहना कोई यहाँ खास पहचान नहीं हुआ। कंजर्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है स्केलर क्वांटिटी। बी ऑप्शन में कहा गया स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक निगेटिव वैल्यूज। कह रहा है स्केलर क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है। वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है बच्चों जो कि पॉजिटिव भी होता है, जो कि जीरो भी होता है बच्चों, जो कि निगेटिव भी होता है। कई एग्जाम्पल आपको यहाँ स्केलर क्वांटिटी के ऐसे मिलेंगे जो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ के अंदर फिलहाल कोई संदेह नहीं, कारण जीरो नहीं हो सकता, गलत बोल रहा है। सी ऑप्शन में कहा गया है स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। कह रहा स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जो स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह वेरी नहीं करता। क्यों नहीं वेरी करेगा भाई? यहाँ पर मान लो मैं कोई बॉडी को ऐसे उछाल दूँ ऊपर की ओर, कोई स्पीड दे के फेंक दूँ, थ्रो कर दूँ, तो बच्चों ये ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ इसकी स्पीड की बात कर लीजिए, इसका स्पीड क्या करेगा? कम होता जाएगा और स्पीड कहीं जाके क्या हो गया? जीरो हो गया। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी ना बच्चों। तो यहाँ के अंदर बच्चों स्केलर क्वांटिटी वेरी कर सकता है पॉइंट टू पॉइंट। क्यों नहीं वेरी कर सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ के अंदर बच्चों स्केलर क्वांटिटी वेरी कर सकता है और ये कह रहा नहीं वेरी करेगा, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में कहा स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर एक्सेस। एक्सेस का मतलब, एक्सेस का प्लूरल फॉर्म है एक्सेस, मतलब स्केलर क्वांटिटी का सभी एक्सेस के लिए, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वो बच्चों यहाँ के अंदर वाई एक्सिस हो, या फिर वो जेड एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस के लिए स्केलर क्वांटिटी बच्चों सेम बना रहेगा। एक्सिस से उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल सही। जैसे हमने कहा यहाँ पर वर्क डन, या कोई रख दिया मास यहाँ पर 2 किलोग्राम है, हम मास को यहाँ रखें तो भी 2 किलोग्राम होगा, मास को यहाँ रखें तो भी 2 किलोग्राम होगा। मतलब स्केलर क्वांटिटी का एक्सिस से, एक्सिस बेसिकली बच्चों डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नाम का चीज़ नहीं होता है इसलिए उसका एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ के अंदर फिलहाल चारों ऑप्शन में अगर मैं बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ बच्चों, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन जो आप लोग सेलेक्ट करोगे वो होगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ। एक वेक्टर कोई सा है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं चेंज होगा उसके लिए 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है व्हेन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। बिल्कुल सही बोला है। मान लेते हैं बच्चों कोई वेक्टर ये है, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके उसी के पैरेलल हम कहीं ले जाके रख दें या उसी के एलांग कहीं पर ले जाके रख दें, तो बच्चों यहाँ पर उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों किसी वेक्टर की मीनिंग 2 चीज़ों में छुपी होती है, आपको पता है।
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहाँ के अंदर अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं वेक्टर को तो इस प्रोसेस को वेक्टर ट्रांसलेशन बोला जाता है। इसमें वेक्टर के मीनिंग पर यानी वेक्टर के डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे केस में वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन बी सी डी यहाँ इनकरेक्ट होंगे क्योंकि बी में कहा गया रोटेटेड थ्रू सम आर्बिट्रेरी एंगल। बच्चों रोटेट वेक्टर को करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, और डायरेक्शन चेंज हो जाने का मतलब वेक्टर चेंज हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से किसी वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर प्रभाव तो भले ही ना पड़े, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर होगा बच्चों, अगर यूनिट वेक्टर से किसी वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करिए हमारे पास कोई वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो ए का, लेकिन एक चीज जरूर होगा, जानते हो बच्चों क्या होगा, यहाँ के अंदर उसकी डायरेक्शन जरूर बदल जाएगी। सपोज करिए वेक्टर ये यहाँ पे है और यूनिट वेक्टर बी यहाँ पे है। अब ये क्रॉस यूनिट वेक्टर बी से बी कैप लिख देता हूँ, जो वेक्टर मुझे मिलेगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड ऐसे होगा ए क्रॉस बी। क्योंकि यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए वेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ के अंदर क्या पूछा गया है, कहा गया है कि चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ऑप्शन डी में कहा गया मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्रेरी स्केलर। बच्चों किसी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज करिए वेक्टर ये ऐसे है, तो अगर हम यहाँ किसी स्केलर से सपोज करिए 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ये कर दिया तो बच्चों यहाँ पर ये 2 गुने लेंथ का हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर निगेटिव स्केलर से आपने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रहे। तो फिलहाल बी सी डी गलत हो गए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर आया बच्चों ऑप्शन ये। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन बच्चों है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस ए। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर एक छोटा सा प्रश्न आप सभी होनहार बच्चों से पूछा गया है कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास ये है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, इसका मैग्नीट्यूड ये का मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ 5, तो कह रहा वेक्टर माइनस ए अगर होगा तो वो बताइए क्या होगा, और इसकी डायरेक्शन दिया था किधर, ईस्ट की ओर। बच्चों ऐसे करते हैं ना, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ। कॉपी में आप ऐसे दिखाते हो। तो एक वेक्टर दिया है ईस्ट की ओर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो कह रहा वेक्टर माइनस ए अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, वेक्टर माइनस ए करोगे बच्चों तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, माइनस ये वाला हो गया, लेंथ तो चेंज होगा नहीं, और लेंथ अगर चेंज नहीं होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन द सेंस मॉडुलस 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अगर इसका ईस्ट वर्ड था तो ये वाले का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट वर्ड। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा क्योंकि लेंथ वही है, लेकिन क्योंकि रिवर्स हो गया है, डायरेक्शन अगर पहले ईस्ट था तो अब क्या हो जाएगा, ईस्ट का रिवर्स वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास हुआ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो गया और डायरेक्शन ड्यू वेस्ट हो गया। यहाँ के लिए आप लोग करेक्ट चॉइस बच्चों लोगे ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। जो हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस यू आर गिवन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 फोर्सेज इन न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी। बहुत अच्छी बात है। फाइंड दिस सेट फॉर विच द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी कैन बी 0। रिजल्टेंट फोर्स किसके लिए 0 हो सकता है। बच्चों इस तरह का पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराया है, आशा करते हैं आप सबने सही किया होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 10, 8 एंड 2। इसमें बच्चों क्या ये इन सभी का रिजल्टेंट मिला के 0 आ सकता है। मैंने चेक करने का तरीका बताया था, कोई भी 2 ले लो। यहाँ के अंदर बच्चों उन दोनों से क्या मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है आप निकाल लो। 2 वेक्टर 10 और 8 मैग्नीट्यूड के अगर हों, 10 और 8 हों, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आएगी वो 10 और 8 का डिफरेंस यानी कि 2 आ जाएगा, ये मिनिमम हो गया। और जो मैक्सिमम आएगा 10 और 8 का सम यानी कि 18 हो गया।
यानी कि ये हमारे पास बच्चों 18 हो गया, ये क्या आ गया मैक्सिमम। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि अगर दो कोई भी ले लो उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो, अगर तीसरा जो बच रहा है अगर वो इसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आया या बिल्कुल उतना ही आया, मिनिमम या मैक्सिमम के बराबर आया या उसके बाउंड्री के बीच में आया, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या ऐसा है 10 और 8 2, यहाँ पर बच्चों 2 इसका मिनिमम और 2 यहाँ है, बिल्कुल रेंज में नहीं आ रहा लेकिन बराबरी पे आ रहा है, 0 रिजल्टेंट यहाँ आ सकता है। ठीक है, चलो एक ऑप्शन और चेक करके दिखाते हैं। यहाँ के लिए 15 30 बी ऑप्शन देखिए, 15 30 एंड अगेन 14, कोई भी दो ले लो। चलो पहला दो ले लिया, मिनिमम निकालेंगे दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम क्या आ जाएगा 15, 15 डिफरेंस 30 दैट मीन्स 15, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम दैट मीन्स 45, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। आप देखिए क्या ये वाला जो बच्चा ये वाला इसके बाउंड्री पे में आ रहा है, क्या 14 15 और 45 के बीच में आ रहा है? नहीं, 14 तो 15 से भी कम है, यानी मिनिमम वाले से भी कम है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ 0 रिजल्टेंट कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ 0 रिजल्टेंट नहीं आ सकता। ऐसे ही आप सारे चेक करोगे तो यहाँ केवल एक में आपको 0 रिजल्टेंट दिखेगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। यहाँ के लिए आप लोग सेलेक्ट करोगे बच्चों ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 30 मीटर ईस्ट एंड देन 30 स्क्वायर रूट टू साउथ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, सीखो समझो आगे बढ़ो। यहाँ के अंदर सिचुएशन ये है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो मूव कर रहा। पहले तो मैं डायरेक्शन शो कर देता हूँ। यहाँ के अंदर बच्चों ये ईस्ट माना जाएगा, ये नॉर्थ होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वेस्ट होगा और ये क्या होगा साउथ होगा। स्टेप में डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लीजिए। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर नॉर्थ की ओर है। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो 30 मीटर नॉर्थ की ओर है। कितना है 30 मीटर नॉर्थ की ओर। तो 30 मीटर नॉर्थ की ओर मतलब इधर चल पड़े, ये पहला डिस्प्लेसमेंट रहा। अभी मैं लिखता हूँ इसको सिस्टमेटिकली। दूसरा डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर ईस्ट है। अब नॉर्थ जाने के बाद ईस्ट गया है, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि जब आप वेक्टर में सॉल्व करो तो यहाँ वेक्टर ट्रांसलेशन क्योंकि पॉसिबल होता है तो हम शुरुआत हमेशा ओरिजिन से करेंगे। भले ही ऐसे गया होगा, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बच्चों हर स्टेप की शुरुआत ऐसे सवाल में आप ओरिजिन से किया करो। यहाँ पर 30 किधर की ओर गया है, ईस्ट की ओर। ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 रहा। और अगला जो डिस्प्लेसमेंट है वह 30 स्क्वायर रूट टू साउथ वेस्ट। 30 स्क्वायर रूट टू साउथ वेस्ट का मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच में। ये बच्चों हमारे पास हो गया 30 स्क्वायर रूट में 2, 30 स्क्वायर रूट में 2 साउथ वेस्ट। इस तरह से सिचुएशन यहाँ बन रहा है, यानी कि इधर से 45 और इधर से 45 डिग्री का एंगल बनेगा। साउथ वेस्ट का मतलब साउथ और वेस्ट के बीचों बीच, बिल्कुल मिड से। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने जो आपको तरीका बताया था, मैंने कहा था हर स्टेप की शुरुआत 0 से करिए। और यहाँ के अंदर हर स्टेप को आप लिखोगे कैसे, S1 को लिखोगे, इसको y एक्सिस दिमाग में मानते हो, S1 को लिखोगे कितना 30 मीटर। 30 मीटर इधर की ओर है तो इसको लिखोगे j कैप वेक्टर की भाषा में। S2 को लिखना होगा तो S2 को आप लिखोगे 30 क्या हो जाएगा बच्चों i कैप, क्योंकि x के अलांग है, यूनिट वेक्टर अलांग x एक्सिस से मल्टीप्लाई कर लेना हमको। और बच्चों अब रहा सवाल ये वाले का, तो यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर और दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूँ ऐसे। यहाँ पर बच्चों दिमाग ये लगाना पड़ेगा। अब ये तो ना ईस्ट में, ना तो वेस्ट में, ना तो साउथ में है, ना तो नॉर्थ में है। क्या करें ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, इसको रिजॉल्व करना पड़ता है। ये वाले वेक्टर को मैं अगर रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर इसका कुछ कंपोनेंट हमारा y के अलांग जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका एक कंपोनेंट x के अलांग जाएगा, यहाँ कहीं आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं आएगा। बच्चों समझो, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हमारे आ रहे हैं बच्चों, अब
ये जो दोनों मैंने यहाँ अभी अभी बनाया है, ये इसी के दो पार्ट हैं। इसके जगह मैं इन दोनों को देखूंगा, इसको ना देखकर इन दोनों को देखूंगा। तो अगर ये बच्चों पूरा 30 स्क्वायर रूट में 2 है, this one is 30 square root 2, then the component of this vector along this line will be here, कितना हो जाएगा बच्चों 30 square root 2, this one, इसकी बात मैं कर रहा हूँ 30 square root 2 cos 45, यहाँ पर बच्चों cos 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये 30 आ जाएगा, क्योंकि cos 45 1/√2 है। जितना इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर आया उतना इधर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है सेम, तो ये भी सेम आएगा। यहाँ करके आप देख लीजिएगा 30 मीटर इधर भी आ जाएगा। तो बच्चों अब मैं इसको, ये वाले को मैं लिख देता हूँ, सपोज करिए इसको S3 लिख देता हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ S4, ठीक है। ध्यान रहे S3 और S4 अलग अलग नहीं है, एक्चुअली इसी को मैंने दो अलग अलग वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया। S3 और S4 का रिजल्टेंट यही है, इस रिजल्टेंट को मैंने रिजॉल्व कर दिया ताकि लिखना I, J और K के टर्म में आसान हो जाए। बहुत बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर जो हमारे पास आ जाएगा, S3 को मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा -J के अलॉन्ग, -Y के अलॉन्ग ये है, तो आ जाएगा -30 टाइम्स ऑफ J का। और S4 को मैं लिखने जाऊँ तो S4 को बच्चों मैं लिखूंगा, देखो ये निगेटिव x के अलॉन्ग जा रहा है, तो आ जाएगा -30 टाइम्स ऑफ I कैप। अब रिजल्टेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से, सभी टुकड़ों में, पार्ट में जो हमने डिस्प्लेसमेंट बच्चों निकाल रखे हैं ना, उन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। अगर उन सब का वेक्टर सम आप करोगे तो करके देख लो, 30J कैप -30J कैप 0J कैप आ गया, 30I कैप -30I कैप तो 0I कैप आ गया। तो बच्चों सब मिला जुला कर ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 0I कैप प्लस 0J कैप। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्या आ गया 0। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 0, और 0 आंसर मुझे कहाँ पे मिल रहा है, दिस इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स मूव डाउन टू नेक्स्ट वन, दैट विल बी नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसा, वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ये मॉडुलस ऑफ ये प्लस मॉडुलस ऑफ बी, ऐसे दिया गया बच्चों। इसको ऐसे लिखें या सिंपली मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर ये प्लस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अगर बच्चों दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अलग अलग सम के बराबर आए, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों, वेक्टर ये और वेक्टर बी, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में होंगे तो बच्चों रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्यों मैक्सिमम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, और सॉल्व करने पर तो ये आता ही है, इसके अलावा जब हम लोग बच्चों देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका जो प्रभाव है और इसका जो प्रभाव, इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में है। सपोज करो किसी बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसी बॉडी के ऊपर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 15 न्यूटन। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का प्रभावी फोर्स जो होगा बच्चों मैक्सिमम होगा। तो यहाँ के अंदर ये तब पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना रहा हो, 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के कैसे रहे हों, पैरेलल रहे हों। यही आंसर होगा। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ ऑप्शन जो हम लोग लेंगे, करेक्ट चॉइस दैट विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी लोग देखें, करा मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर सपोज करिए, एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर बी है। करा इनके रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू,
रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू मतलब a प्लस बी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, यही तो आएगा मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू अगर ये b से बड़ा है तो ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी। कह रहा इनके रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बच्चों ये आ रहा हमारे पास 17 एंड 7, ये आ रहा 17 मैक्सिमम वैल्यू और ये आ रहा 7। मैंने रेशियो दोनों का ले लिया, मैक्सिमम आएगा a प्लस बी, मिनिमम आएगा a माइनस बी। मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा मिनिमम और मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट। यहाँ के अंदर इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो यह आ जाएगा बच्चों 7 टाइम्स ऑफ ये प्लस हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ बी, दिस मच वुड बी इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ ये माइनस ऑफ 17 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बी। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ के अंदर 7 ये 17 ये 7 ये को उधर ले जाइए, 17 बी को इधर ले आइए। 17 प्लस 7 यानी कि 24 बी यहाँ के अंदर आ गया और ये हो गया 17 माइनस 7 यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 ये, यही आएगा। यहाँ के अंदर इस तरह से बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इसको कट कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ये 5 टाइम्स ऑफ ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के अंदर बच्चों हम 2 से कट कर रहे हैं 12 टाइम्स ऑफ बी। ऐसे रहने दीजिए, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे हमसे पूछा गया इस सवाल में इफ दीज वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। बच्चों यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, हमें ये पहले से पता है मैक्सिमम रिजल्टेंट दैट मीन्स a प्लस बी, दिस इज 17। तो अगर ऐसा है तो हम ये काम करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर इसको दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 ये हो गया प्लस 5 भी हो गया इक्वल टू 17 इंटू 5। 17 इंटू 5 करेंगे बच्चों तो 85 आ जाएगा, इतना आ गया। अब एक काम करिए आप, जो हमारे पास 5 ये है दिस इज इक्वल टू 12 बी, तो 5 ये के जगह पर 12 बी रख दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 5 ये के जगह पर बच्चों हम रख देते हैं 12 बी प्लस यहाँ के अंदर हो गया 5 बी, दिस इज इक्वल टू 85। ठीक है, यहाँ के अंदर आ गया बच्चों 17 बी इक्वल टू 85 यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगा 5। अगर b की वैल्यू बच्चों 5 आ गया है तो ये की वैल्यू क्या रहा होगा, हमें पता है ये प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 17। तो अगर b यहाँ के अंदर क्या आ गया है 5, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी 12। ठीक है, अगर ये की वैल्यू 12 आ गई बच्चों तो कहा गया कि अब बताइए आप कि अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर हों, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हों, तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर इन दी सेंस 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर इन दी सेंस 5 स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे 144 प्लस 25 169 आएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन में जाओगे तलाशने की कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, तो बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें, एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, कहा गया है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। कौन सा ऐसा पेयर ऑफ फोर्स है जिससे यहाँ पर 2 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं आ सकता। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ये मैं चेक कर रहा हूँ 2 न्यूटन एंड यहीं पर दिया है 2 न्यूटन। तो बच्चों देखो कोई दो अगर वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा। अगर इन दोनों ए और बी वेक्टर हैं तो इनकी मिनिमम वैल्यू ये डिफरेंस भी, यानी मिनिमम वैल्यू तो यहाँ के अंदर आ गया 0 और मैक्सिमम जो यहाँ के अंदर a प्लस बी दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, दिस इज 4। यानी इनका रिजल्टेंट 0 और 4 के बीच में होगा।
कहा कौन ऐसा है चारों ऑप्शन में से जिसमें 2 नहीं आ सकता रिजल्टेंट। यहाँ 2 आ सकता है सर, 0 से 4 के बीच में 2 आएगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बी में कहा गया है, कितना लिखा है बी में बच्चों, बी में लिखा गया है, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ लिखा है बच्चों 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। अब अगर इन दोनों की बात मैं करूं, इनकी मिनिमम वैल्यू मैं देखूं, मिनिमम क्या आ गया बच्चों 0, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू मैं देखूं तो मैक्सिमम यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों का सम 2। क्या 0 और 2 के बीच में 2 आता है, 0 और 2 के बीच में यहाँ बराबरी पे 2 आता है, हाँ सर आता है, यहाँ भी 0 रिजल्टेंट आ सकता है। सवाल में पूछा यहाँ पर 2 रिजल्टेंट के रूप में 2 आ सकता है, तो पूछा है किसमें 2 नहीं आ सकता है। ऑप्शन सी जरा देखें, ऑप्शन सी में बच्चों हमसे कहा गया है 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। मेरे प्यारे बच्चों अगर इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम मैं देखूं क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ के अंदर इन दोनों के रिजल्टेंट का 2 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के रिजल्टेंट का क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि 2 और 4 के बीच में क्या 2 आ रहा है, कहा है रिजल्टेंट क्या 2 आ सकता है, कौन ऐसा सिस्टम है, स्पेयर है जिसमें रिजल्टेंट 2 आ सकता है। तो यहाँ के अंदर यहाँ भी आ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ सकता है कोई भी वैल्यू, तो 2 के बराबर 2 आ ही सकता है, यहाँ भी आ सकता है। डी ऑप्शन चेक करने जाओगे बच्चों तो डी में दिया 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, कितना दिया बच्चों 1 न्यूटन 4 न्यूटन, तो 1 और 4 का जो मिनिमम होगा बच्चों, ये मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 3, और जो मैक्सिमम होगा ये मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा 5। क्या 5 और 3 के बीच में, 3 और 5 के बीच में क्या 2 आता है, नहीं सर, 2 3 से भी कम है, इसका मतलब यहाँ 0 रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा, और जिसमें पॉसिबल नहीं होगा वही ऑप्शन तो हमें खोजना था। तो यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारा हो गया ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन एंजॉय करते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स सोल्यूशन। यहाँ बच्चों सिंपल सी बात कही गई है, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी का मॉडुलस, ऐसे दिया गया है। हमसे कहा गया कि बताइए अगर ऐसा है तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। आपको लगभग याद सा हो गया होगा, 2 वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और 2 वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो ऐसे केस में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम निकालते हैं, मान लीजिए इसको निकालना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, वेक्टर ए प्लस बी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर ए और बी का डिफरेंस निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों जब 90 डिग्री का केस होता है, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं, सपोज करिए यहाँ 90 डिग्री पर 2 वेक्टर हैं ए और बी, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना बच्चों, जब 90 यहाँ रखते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाता है टर्म, केवल क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी जब 90 रखते हैं थीटा की जगह पर तो cos 90 की वैल्यू 0। तो दोनों ही का रिजल्ट यहाँ के अंदर क्या आता है, चाहे सम का मैग्नीट्यूड लें या डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लें, दोनों के लिए आता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दैट विल बी 90 डिग्री, एंड ऑप्शन वाइज अगर मैं देखूं तो ऑप्शन डी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट होगा, हमारा चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 10। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया इसमें, The expression this much is a, क्वेश्चन नंबर 10। हमसे कहा गया है कोई एक्सप्रेशन है 1 बाई स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल के चेक करें बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड की ही बात चारों ऑप्शन में की गई है, ठीक है। यहाँ पर
ऑप्शन देखें, पहले में कहा गया यूनिट वेक्टर है, दूसरे में नल वेक्टर है, तीसरे में मैग्नीट्यूड कह रहा है स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो ये तो पता चलेगा जब इस मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया 1/2 प्लस 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 1 आ जाएगा, जिसका रिजल्ट आएगा 1। यानी कि यहाँ के अंदर रिजल्ट अगर 1 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ये कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। जो गिवन वेक्टर है 1/√2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1/√2 टाइम्स ऑफ जे कैप। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा, दिस विल बी यूनिट वेक्टर। ओके, तो ऑप्शन यहाँ के लिए हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ये। ऑप्शन ये would be the correct choice in this particular question. Now let's move to next question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहा गया है कि वेक्टर p और वेक्टर q जो हमारे पास हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इसकी वैल्यू आई कैप रही होगी। वेक्टर p प्लस वेक्टर q अगर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मींस इसकी वैल्यू क्या रही होगी, आई कैप। उसमें हमसे बच्चों क्या कहा गया है कि बताइए अगर वेक्टर p के जगह हो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो q की वैल्यू क्या होगी। यहाँ p के जगह पर रखेंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बच्चों दिस इज वैल्यू ऑफ p प्लस यहाँ के अंदर क्या है q इक्वल टू क्या है आई कैप। यहाँ सॉल्व करोगे बच्चों तो वेक्टर q की वैल्यू आ जाएगी प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's move down to question number next one, that will be question number 12। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखें, इसमें कहा गया इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। कोई अगर बच्चों पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को मूव करता है, तो मैंने ऐसे आपको समझाया था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए। कोई एक पोजीशन हमारा पॉइंट ये है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 z1। यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा r1, ऐसे लिखा था मैंने। पार्टिकल यहाँ बैठे बैठे थक गया था, पार्टिकल को गुस्सा आ गया था, पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँच गया था बच्चों। यहाँ पहुँचने के बाद उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ के अंदर कुछ बदल गया था, हमने लिखा था r2। और अब मैंने पूछा था यहाँ का कोऑर्डिनेट सपोज करिए हमारे पास क्या हो, कोऑर्डिनेट सपोज करिए यहाँ के अंदर हो x2 y2 एंड z2। इस तरह से बच्चों सिचुएशन अगर है तो हमसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों हम लोग ऐसे कहे थे कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिला दीजिए, जो एक स्ट्रेट लाइन में वेक्टर बन के आएगा, यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पूरा सॉल्व करने पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आ रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट यहाँ b है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इसको पूरे को हम सॉल्व किए थे तो आया था x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। फिर बच्चों यहाँ पर आया था y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आया था z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब ये समझाने के लिए पूरा था, अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो ये सब आपको नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख के सॉल्व करो। यहाँ के अंदर बच्चों अगर हम वैल्यूज को पुट करें फटाफट, तो पहला जो पोजीशन है मींस वहाँ से हमें x1 मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, z1 मिल जाएगा। तो यहाँ के अंदर जो पहला पोजीशन है यहाँ p और q दिया हुआ है, पॉइंट को p और q दिया है, इसको p मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है q। बच्चों x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 3 माइनस 2 आई कैप। y2 की वैल्यू आप देखिए, y2 मतलब q पॉइंट वाला 4 है, और माइनस y1 की वैल्यू आप जाके देखेंगे पॉइंट P पर 3 है, j कैप। z2
Z2 की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास कितना है 5, और Z1 की वैल्यू भी 5 है, 5 - 5 इंटू के कैप। तो यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका मिलेगा वो मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऑप्शन में जाके इसको खोजोगे तो आपको करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर बच्चों जो दिखेगा, करेक्ट चॉइस आपका जो यहाँ के अंदर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 12. Now let's move down to question number 30. Question number कौन सा है 30। वेक्टर ये this is given here 4 times of I cap minus 3 times of J cap, and vector B is also given, this is 8 times of I cap plus 8 times of J cap, ऐसे दिया है। कहा गया है यहाँ के अंदर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। यहाँ पर बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालें, मान लो वेक्टर आर बन रहा है तो यहाँ आई जे के में दिया है, डायरेक्ट आप जोड़ेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, आई को आई से जे को जे से। तो यहाँ 4 आई कैप प्लस 8 आई कैप, ये बच्चों हो गया 12 आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 जे कैप। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए प्लस बी। जब बच्चों किसी वेक्टर के पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ जाएगा वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों 12 आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप, और खुद उसी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर को बच्चों क्या आएगा 30। यहाँ के लिए आपका करेक्ट चॉइस जो होगा देख लेते हैं, करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर बच्चों जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट सिलेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 40। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाई। बच्चों यहाँ दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनका नाम तो कुछ नहीं लिखा है लेकिन मैं अपने साइड से लिख देता हूँ। सपोज करिए पहला वेक्टर ये हो और दूसरा वेक्टर बी हो। पहला वेक्टर बच्चों आपको दिया गया 6 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड माइनस हो गया 3 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे। दूसरा वेक्टर दिया गया है 7 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस यहाँ के अंदर है 4 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड प्लस यहाँ के अंदर है 4 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे दो वेक्टर्स दिए गए हैं। पूछा गया इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर दो वेक्टर आई जे और के टर्म में दिए हों और उनके बीच में एंगल निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना था, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना था। जैसे यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं ए डॉट बी करता हूँ तो ये डॉट बी करने से मुझे मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही ना। अब ये डॉट बी अगर यहाँ से डायरेक्ट मैं करूँगा तो 6 इंटू 7 यहाँ के अंदर 42 हो गया, 6 इंटू 4 जे का जे से यहाँ के अंदर आ जाएगा 24, और बच्चों यहाँ -3 इंटू 4 माइनस क्या हो गया 12 इक्वल टू ये का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये का मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 प्लस 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होगा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 49
4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 एंड 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऐसे, इनटू हो जाएगा cos थीटा। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये दोनों मिलके +24 और -12 क्या आ जाएगा, +12। +12 को बच्चों 44 में आप ऐड करोगे, 42 + 12, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 54। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 36 + 36 72 हो गया, 72 + 9 81, और स्क्वायर रूट में 81 मतलब 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 49 + 16 + 16। बच्चों 16 + 16 32 हो गया। अब इसको पूरा आप सॉल्व करके देखना, 81 ये भी आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 81 आने का मतलब हुआ 9 हो जाएगा ये, और ये हो गया cos थीटा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 54 अपान 9 9 जा 81 यहाँ आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, 9 से मैं कट कर देता हूँ। 9 9 जा 81 आ जाएगा और 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा और भी छोटा इसको बना सकते हो। cos थीटा की वैल्यू आप 3 से फिर से कट कर लीजिए, तो यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2/3। अब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2/3 होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा cos इनवर्स 2/3, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन साइन इनवर्स में भी है, साइन में बदल के देखते हैं। सपोज करिए एक कोई ट्राइंगल, मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल हमारा ऐसा हो, समवेयर लाइक दिस, ऐसे। सपोज करिए एंगल थीटा है, cos थीटा इक्वल टू 2/3, तो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 - 4, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके आप देखना बच्चों, आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5। ठीक, अब अगर साइन थीटा मुझे यहाँ से निकालना हो तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5/3, और साइन थीटा के लिहाज से अगर मैं ऑप्शन को यहाँ देखने जाऊँ तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन का इनवर्स हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 5/3। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 5/3। तो यहाँ के लिए देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ बच्चों ऑप्शन डी मैच कर रहा है। करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 15। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप लोग, कहा गया है इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस मच देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 एंड इट्स सॉल्यूशन। हमसे यहाँ दो वेक्टर हमको दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दो वेक्टर हमको दे दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले वेक्टर को लिखा गया 2 टाइम्स ऑफ आई कैप एंड प्लस यहाँ के अंदर 3 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड प्लस यहाँ के अंदर 8 टाइम्स ऑफ के कैप। वेक्टर बी को लिखा गया 4j कैप माइनस 4i कैप। तो यहाँ मैं इसको सीरियल से पैटर्न में लिखता हूँ, इसको लिख रहा हूँ माइनस 4i कैप, आई कैप को पहले लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ के कैप। कहा गया है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों मैंने कहा था दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या होता है, 0। अब अगर हम करके देखें तो 2i के कोएफिशिएंट का i के कोएफिशिएंट से, सपोज करिए सीरियल डिस्टर्ब था, अगर इसको सही ना करते तो जनरली आदत होती है ऐसे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करने की, गलत हो जाता। तो यहाँ आप सीधा करिए i का i से, यानी 2 इंटू माइनस 8 और 2 इंटू माइनस 4 क्या आ गया, -8। ठीक है, 3 इंटू 4 क्या हो गया, +12।
एंड 8 इंटू अल्फा क्या हो गया प्लस 8 टाइम्स ऑफ अल्फा, दिस मच इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 8 दैट मीन्स 4 प्लस यहाँ के अंदर 8 अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 8 अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई है बच्चों तो यहाँ 8 अल्फा की वैल्यू हमारे 4 प्लस 8 अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो यहाँ पर 8 अल्फा इक्वल टू -4 यानी अल्फा की वैल्यू -4/8 यानी कि -1/2 होगा। ठीक है, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा बच्चों, करेक्ट चॉइस हमारे पास जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है एंगल विच अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ के कैप मेक्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस आर। यहाँ के अंदर बच्चों कोई वेक्टर दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में और उस वेक्टर को सपोज करिए वेक्टर ये है, इसका लिखा हुआ है आई कैप प्लस ऑफ जे कैप एंड प्लस ऑफ स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ के कैप। हमसे कहा गया है कि एक्स वाई और जेड एक्सेस से ये वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा। तो बच्चों 3 का केस है, इसमें आप ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। एक्स से कितना एंगल बना रहा है, वाई से कितना बना रहा है, जेड से कितना बना रहा है, इसके लिए आप डायरेक्शन कोजाइन का कॉन्सेप्ट लगा दो। क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यही बच्चों डायरेक्शन कोजाइन होता है। अल्फा क्या है, दिए गए वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया जाने वाला एंगल अगर अल्फा है तो हम लेते हैं कॉस अल्फा। गिवन वेक्टर के द्वारा पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंगल बीटा बनाया गया तो हम लेंगे यहाँ कॉस बीटा। गिवन वेक्टर के द्वारा पॉजिटिव जेड एक्सिस से अगर बच्चों यहाँ गामा एंगल बनाया गया है तो यहाँ हम लोग लेंगे कॉस गामा और इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्शन कोजाइंस। अगर आपको याद हो तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रहा था ax अपान ये, कॉस बीटा की वैल्यू आ रहा था ये y अपान ये और कॉस गामा की वैल्यू आ रहा था बच्चों a z अपान ये। यहाँ के अंदर ax को आप देखो बच्चों, ax का मतलब वेक्टर का x कंपोनेंट, i के साथ यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है 1, यहाँ 1 हो गया, डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बच्चों मैं यही निकाल लेता हूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ कहीं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ax का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ay का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 और स्क्वायर रूट के अंदर 4 का मतलब ये का मैग्नीट्यूड सिंपली मैं ये लिख देता हूँ क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब बच्चों ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ला के रखूँगा ax अपान ये, यानी कि ये क्या हो गया 2, ये y अपान ये, व्हाट इज ये y दैट इज 1 और ये मतलब पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, ये z स्क्वायर रूट में 2 और ये दैट इज 2। यहाँ के अंदर बच्चों 1/√2। अब बताओ बच्चों, अगर कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 आ रहा है इट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितना रहा होगा 60 डिग्री। अगर कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 आ रहा है तो बीटा की भी वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अगर यहाँ कॉस गामा की वैल्यू बच्चों यहाँ आप देखो 1/√2 आ रहा है इट मीन्स गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हुआ वो हमारे पास क्या हो गया, ये वाले एंगल जो मैं यहाँ घेर रहा हूँ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, वाई एक्सिस से भी 60 डिग्री और जेड एक्सिस से 45 डिग्री। यहाँ के अंदर बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा आप ऑप्शन में देखो कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी। यहाँ के अंदर करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, दिस is the solution for the question number 16. Now let's move down to question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 आप देखें इसके अंदर क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसका सलूशन आप लोग एंजॉय करो बच्चों। यहाँ एक वेक्टर हमारा ये दिया है और ये को लिखा गया है 2i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप ऐसे लिखा गया है। और वेक्टर b को लिखा गया है माइनस आई कैप, वेक्टर b के जगह पर माइनस आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ j कैप
and plus 4 times of k cap. Two vectors are given like this. Okay? हमसे कहा गया है कि आप बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन बी विल बी, वेक्टर ये का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे क्या होगा। बच्चों मैंने आपको ऐसे समझाया था कि ऐसा जब भी केस आए तो कोई दो वेक्टर ऐसे एज्यूम कर लो अपने दिमाग में, मान लो एक वेक्टर ये हो और अगला वेक्टर यहाँ के अंदर बी हो, इनके बीच में एंगल थीटा हो, तो ये का प्रोजेक्शन बी के अलोंग बताए जाने का मतलब हुआ यहाँ पर हमें बताना है ये कॉस थीटा। क्या बताना है बच्चों? ये कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा हम यहाँ से निकालने जाते हैं तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, या ऐसे केस में मैंने क्या बताया था आपको, याद करिए, दोनों वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ये कॉस थीटा। दिस इज क्लियर। नाउ start from the dot product of two vector, that means vector A and vector B. The dot product of two vector that we will get here, this will be A B cos theta. Component of A along B, this is A cos theta. The required thing that we are going to calculate, this is A cos theta. In this case we will make एज इट इज ये कॉस थीटा अगर यहाँ है बच्चों तो ये कॉस थीटा को वैसे ही रहने देते हैं। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट ये कॉस थीटा। दिस ये कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। रख लीजिए ये डॉट बी यहाँ से निकालोगे बच्चों, ये कॉस थीटा क्या होगा, ये डॉट बी करोगे तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 यहाँ यानी कि -2, और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास ये डॉट बी 3 इंटू 3 दैट मीन्स क्या हो गया 9, और यहाँ के अंदर -1 इंटू 4 यानी कि -4 डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर b का मैग्नीट्यूड इन द सेंस ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर दैट मीन्स +1, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 60। यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करोगे -2 -4 दैट मीन्स -6 +9 ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 16 +1 +9 ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 26। तो हमारे पास जो यहाँ करेक्ट आंसर आया ये कॉस थीटा जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 26। देखते हैं बच्चों यहाँ के लिए ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में, करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में इसका सोल्यूशन पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों कहा गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स i कैप प्लस 3j कैप एंड, बच्चों कोई पैरेललोग्राम है ऐसे इसका एक साइड मैं मान लेता हूँ वेक्टर ये, और दूसरे साइड को मैं मान लेता हूँ एज वेक्टर, इसको वेक्टर b मान लेता हूँ। तो यहाँ a और b दोनों को वेक्टर के फॉर्मेट में दिया गया है। ये पहले वेक्टर को दिया गया है i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ j कैप और 3 टाइम्स ऑफ k कैप है। तो बच्चों यहाँ 0 टाइम्स ऑफ j कैप आप लिख सकते हो प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। पहला जो वेक्टर दिया उसमें j एब्सेंट है तो मैंने अपने साइड से बढ़ा दिया 0 j कैप, और अगला वेक्टर जो हमारे पास है दिस इज i कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप माइनस k कैप ऐसे दिया है। कहा है ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होगा। तो बच्चों मैंने आप सबको बताया था कि एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए जिन दो वेक्टर्स उसके साइड से रिप्रेजेंट किए गए हों उन दोनों वेक्टर का आप क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये क्रॉस बी अगर हम कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का लेंगे, ये क्रॉस बी कर देंगे तो क्या होगा i कैप j कैप, यहाँ के अंदर बच्चों k कैप, और फिर से यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा i कैप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ i का कोएफिशिएंट क्या है 1,
जे का कोएफिशिएंट क्या है 0, के का कोएफिशिएंट क्या है 3, आई का एक बार फिर से रिपीट कर दो जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ बी का कोएफिशिएंट 1, जे का आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 2, के का -1, यहाँ -1 छुपा हुआ है, और बच्चों आई का फिर से देखिए 1, सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी हियर आई। अब ये वाला भूल जाना है कॉलम, इसमें जाइए, ये रो ऐसे लगेगा 0 इंटू -1 दैट मीन्स 0, माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ दिस इंटू दिस 6 हो गया, माइनस यहाँ 6 आ गया। फिर यहाँ के अंदर आपको क्या करना होता है, प्लस जे कैप। अब ये वाला आप भूल जाओ, इसको याद रखो, 3 1 जा 3 -1, दिस इंटू दिस -1, 3 1 जा 3 -1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, यहाँ के अंदर हो जाएगा प्लस के कैप। अब बच्चों के कैप हमें यहाँ मिला। अब इसके आगे बच्चों ये जो बचा हुआ पेयर यहाँ हम लगाते हैं एरो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, दिस इंटू दिस यानी कि 2, माइनस दिस इंटू दिस यानी कि क्या हो गया 0। सॉल्व करिए इसको तो आ जाएगा -6 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ जे कैप एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा के कैप। हमें क्या बताना है यहाँ, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड। तो एरिया का अगर मैग्नीट्यूड बच्चों मैं निकालने जाता हूँ ना, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, एरिया तो हमें मिला A क्रॉस B से, इसका क्या चाहिए है मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊँगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 प्लस 36, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 और 2 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ के अंदर बच्चों कितना आ गया 4। 16 + 4 20 + 36 बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 56, स्क्वायर रूट के अंदर 56। इसकी यूनिट क्या होगी, अब अगर मीटर में दिया होता तो स्क्वायर मीटर हो जाता, सेंटीमीटर में दिया होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता। फिलहाल यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है तो इसको सिंपली मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस विल बी दिस मच स्क्वायर यूनिट, जैसे कि ऑप्शन दिया है, ठीक है। और ये ऑप्शन बच्चों आप लोग देखो आपको मिल रहा होगा ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ओके बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखें, कहा गया है इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। यहाँ के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट्स सॉल्यूशन। हमसे कहा गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए अगर ऐसा हो तो ये और बी के बीच में एंगल कितना होगा। बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ये नहीं हो सकता, सभी किताबों में ऐसा मिल जाता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मैंने बताया था इक्वल हो सकता है अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, मतलब इनसे मुझे अगर जीरो वेक्टर मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो वेक्टर। अगर बच्चों इनके वैल्यू निकालने से सॉल्व करने से मुझे जीरो वेक्टर मिल जाता है तो जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्यों नहीं इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। बाय द वे अगर इनका रिजल्ट जीरो वेक्टर बन जाए, ये क्रॉस बी जो हमारे पास है और बी क्रॉस ये जो हमारे पास है, अगर ये दोनों जीरो वेक्टर बन जाएं तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। मतलब जिसकी वजह से इक्वल नहीं हो रहे थे वजह ही खत्म हो गया, तब तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और बच्चों जीरो वेक्टर यहाँ हमें मिलता है जब ये और बी के बीच में एंगल जीरो रहे या 180 डिग्री रहे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब ऑप्शन में अगर जाके मैं देखूं तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा, यहाँ पाई रेडियन एक आंसर दिया है, ऑप्शन सी यहाँ के अंदर हम लोग लेंगे। दोनों में से कोई एक देगा। बच्चों जब थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया था वेक्टर में तो बहुत इसको समय दे के मैंने आपको समझाया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा, पूरा मैंने वहाँ डिटेल आपको बताया था। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन इसका। बच्चों हमसे कहा गया है टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सिमिलर है, बराबर है, इक्वल है, ऐसे दिया गया है। दूसरा हमसे कहा गया है देन द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू। वेक्टर ए प्लस बी परपेंडिकुलर किसके होगा? बच्चों देखो उसने कहा वेक्टर ए और बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर ए प्लस बी के बारे में पूछा, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। कह रहा ये कहाँ के परपेंडिकुलर होगा, और ऑप्शन में दिए गए हैं ए क्रॉस बी। तो ये तो पक्का है कि अगर बच्चों दो वेक्टर यहाँ के अंदर हैं और यहाँ दो वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ ऑप्शन में हमारे पास है ए क्रॉस बी। मान लो ये हमारे पास यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो, बी यहाँ पर हो, तो बच्चों ये क्रॉस बी, ये को यहाँ मान लेता हूँ ऐसे, बी को यहाँ, तो ये क्रॉस बी जो होगा वो पक्का है, ये और बी के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ये प्लस बी तो इसके बीच में से ही कहीं से होके जाएगा, ये प्लस बी बच्चों इसके बीच में से ही कहीं ना कहीं से होकर के जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये तो पक्का है, ये प्लस बी जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा उसी प्लेन में होगा जिसमें ये और बी हैं, लेकिन ये क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। पहले ऑप्शन में कहा गया दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये सही हो गया। बी को देखें, ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? बच्चों परपेंडिकुलर कह रहा है ए माइनस बी वेक्टर के होगा। बी ऑप्शन में कहा गया ए माइनस बी। सी ऑप्शन में कहा गया बच्चों यहाँ के अंदर ये किसके 3a माइनस 3b, ऐसे कह रहा ए प्लस बी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करते हैं चेक करने के लिए बच्चों, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। वो कह रहा वेक्टर ए प्लस बी दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसे ये दोनों वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो मान लेंगे परपेंडिकुलर है। चलिए चेक करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो ये आ जाएगा ए का ए से डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 0, वेक्टर ये से कितना एंगल बनाएगा? 0। तो यहाँ के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू है। ए का बी से, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इस बी का ए से डॉट प्रोडक्ट प्लस बी डॉट ए, ऐसे हो गया। बी का माइनस बी वेक्टर से ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो ये डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात वही है। तो ये डॉट बी यहाँ है, ये डॉट बी इसको भी मान लो, बी डॉट ए लिखो, ये डॉट बी, बात एक ही है। तो ये दोनों इक्वल हैं, बट यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहीं मैं घेर देता हूँ। बाकी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के सिमिलर है, इसलिए बच्चों यहाँ के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितना ए स्क्वायर होगा उतना बी स्क्वायर होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? 0। क्योंकि ये प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ये माइनस बी वेक्टर के साथ क्या आ रहा है? 0, इसलिए पक्का है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में अंतर क्या है? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड है ये, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ऑप्शन सी था ये, 3 को कॉमन कर लो ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर ये प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है तो ये प्लस बी 3 इंटू ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं किया गया है, बस डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा इसका, लेकिन डायरेक्शन तो वही है।
तो अगर ये वेक्टर यहाँ के परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर यहाँ के भी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ ऑप्शन डी में बच्चों हमें एक ऑप्शन दिया है, दिस इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी में कहा गया ऑल, तो यहाँ ये वाला मोस्ट करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें तीनों के परपेंडिकुलर है। तो तीनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ वी विल मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट विल बी हियर क्वेश्चन नंबर 21। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों हमसे क्या बोला गया है, एक दिया हुआ है ऐसे पॉइंट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको हम ओपन करेंगे तो ये और बी का जो ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस होगा वो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, क्या हो गया स्क्वायर। और ये डॉट बी का जो मॉडुलस होगा ये आ जाएगा बच्चों आपके पास ये भी कॉस थीटा, क्या है इसका स्क्वायर। ये मुझे पता करना क्या होगा, पता करना है क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा ये स्क्वायर और यहाँ के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ के अंदर आ गया ये स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के अंदर आ गया ये स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट चॉइस आपके पास होगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 22 एंड इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे हमसे कहा गया है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। बच्चों कहीं भी दो वेक्टर को किसी भी एंगल पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे सपोज करिए यहाँ वेक्टर बी रहा, मान लीजिए बच्चों यहाँ कहीं वेक्टर ए रहा, कोई हमारे पास यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि रिजल्टेंट का झुकाव उधर की ओर ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट का झुकाव उस वेक्टर की ओर ज़्यादा होता है जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो। तो यहाँ के अंदर बच्चों मान लेते हैं हमारे पास जैसा कि ऑप्शन पहला है, इसमें कहा अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर बच्चों ये का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा ना रिजल्टेंट का झुकाव उसी की ओर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे आ गया, ये मान लेते हैं रिजल्टेंट रहा, रिजल्टेंट का झुकाव ये से ज़्यादा हो, ए की ओर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली झुकाव जिधर ज़्यादा होगा उधर का एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा अल्फा विल बी लेस देन बीटा। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन मुझे करेक्ट मिल गया, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ के अंदर बच्चों यही हमारा करेक्ट आंसर होगा और इस बिहाफ पे जो यहाँ के अंदर करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग देखो, इसमें कहा गया है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग दिस इज। क्वेश्चन नंबर 23 यूनिट वेक्टर किसके एलॉन्ग, कोई वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था किसी वेक्टर के एलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर आप निकालना चाहते हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है दिए गए वेक्टर के एलॉन्ग तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस आप के कैप दिस होल मच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और ऑप्शन में जाके अगर मैं इसको खोजूं तो मुझे करेक्ट चॉइस दिख रहा है ऑप्शन ए में। यहाँ के अंदर बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखें इसको, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन। देखिए सभी लोग, यहाँ के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ कुछ वेक्टर्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिए गए हैं। हमसे कहा गया इन सभी का ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा। देखें सब लोग बच्चों, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डायग्राम को एक बार बनाते हैं। यहाँ पर बच्चों ऐसे ऐसे यक्स के अलोंग एक फोर्स दिया गया है। यक्स एक्सिस हमारा ये रहा, सीधा कर देते हैं इसको। यक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों एक कोई सा फोर्स दिया गया है एंड दिस इज सपोज एक्स एक्सिस। तो इसके अलोंग जो फोर्स दिया गया है, एक फोर्स दिया गया 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ के अंदर बच्चों जो फोर्स हमारा है दिस इज ऑफ 8 न्यूटन। ठीक, और यहाँ पर एक फोर्स निगेटिव वाई के अलोंग दिया गया है। अगर बच्चों ये वाई है तो ये निगेटिव वाई है। निगेटिव वाई के अलोंग जो फोर्स है दिस इज 3 न्यूटन। और एक फोर्स बच्चों ऐसे किसी एंगल पे दिया गया है ऐसे, और इस फोर्स को उन्होंने लिखा है कितना 5 न्यूटन। दिस इज 5 न्यूटन। और बच्चों यहाँ के अंदर जो एंगल बन रहा है 37 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये एक फोर्स और बन रहा है बच्चों, एक फोर्स यहाँ के अंदर और बन रहा है ऐसे। दिस इज द अनदर फोर्स ऐसे ऐसे। यहाँ के अंदर बच्चों ये 10 न्यूटन का है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल मेंशन किया गया 53 डिग्री। ये वाला डायग्राम दिया गया है, इसमें कुछ फोर्सेस दिखाए गए हैं। तो हमसे पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। बच्चों सीखो सब लोग, ऐसे क्वेश्चन को देखिए, जितने फोर्स हैं 8 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन 3 न्यूटन, 4 फोर्सेज हैं। कोई एक्स के अलोंग है, कोई निगेटिव वाई के अलोंग है, कोई यहाँ एक्स वाई प्लेन में किसी एंगल पर है। तो जरा इसको चेक करते हैं। ऐसे केस में बच्चों आप क्या करो, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकाल लो और रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकाल लो, फिर ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना आसान हो जाएगा। कैसे बच्चों, यक्स के अलोंग एक फोर्स है, हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। यक्स के अलोंग एक फोर्स पहले से है 8 न्यूटन। ठीक, और यक्स के अलोंग एक फोर्स इसका कंपोनेंट आ जाएगा। किसका कंपोनेंट? 5 न्यूटन का कंपोनेंट। ऐसे ये बच्चों 5 न्यूटन का कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाले फोर्स की, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगी कितना, यहाँ थोड़ा रफ कर लेते हैं, 5 cos 37 डिग्री। और बच्चों ये वाला ट्राइंगल, वैसे तो एंगल आपको मेंशन किया गया है, ये सब cos की वैल्यू साइन की वैल्यू बशर्ते 37 यहाँ 3 और ये 4 और ये 5, ये वाला ट्राइंगल होता था 3 4 5। cos 37 की वैल्यू देखेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 5 × 4/5 क्या आ गया बच्चों? 4। यहाँ के अंदर ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ गया? 4। तो 8 न्यूटन तो था ही, प्लस 4 न्यूटन उसी के अलोंग हो गया, प्लस यहाँ के अंदर बच्चों 4 न्यूटन उसी के अलोंग आ गए। अब देखिए ये वाला जो फोर्स था, इसका जो हमारे पास x कंपोनेंट होगा बच्चों, वो निगेटिव x पर होगा, यानी उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ये वाला कंपोनेंट, ये दिस वन, ये वाला कंपोनेंट बच्चों जो होगा ये निगेटिव x पर होगा कितना, थोड़ा रफ कर लेते हैं हम लोग बच्चों। ये आ जाएगा 10 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा कितना,
3/5, 3/5, यानी कि ये आ गया 6। बच्चों ये वाली वैल्यू जो हमारी आएगी 6, दिस वन 6। अब x के अलांग का अभी हिसाब किताब कर लेते हैं। 8 + 4 - 6, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा -6, क्योंकि ये निगेटिव x के अलांग है। तो 12 - 6 क्या आ गया बच्चों? 6 न्यूटन आ गया। ये सिग्मा Fx की वैल्यू हो गई और रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव में जाएगा क्योंकि इधर वाला फोर्स डोमिनेटिंग है। इसी तरह से सिग्मा Fy निकाल लेता हूँ। Fy y के अलांग एक फोर्स तो निगेटिव y के अलांग मुझे दिख रहा है, तो इसको लिख देता हूँ -3 क्योंकि निगेटिव y पर है। एक y के अलांग जो फोर्स आएगा बच्चों वो क्या होगा? वो इस 10 न्यूटन का कंपोनेंट होगा, ऐसे आ जाएगा y के अलांग। ये वाला कितना होगा जरा रफ करते हैं। यहाँ एक बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 10 साइन ऑफ 53 डिग्री कर लीजिए, साइन ऑफ 53 डिग्री। बच्चों ये हो जाएगा 10 साइन 53 डिग्री की वैल्यू, दिस विल बी 4/5। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ के अंदर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव y के अलांग आ गया 8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ के अंदर मैं कर देता हूँ +8, और ये जो हमारे पास फोर्स है दिस वन, इसका एक कंपोनेंट इसका भी y के अलांग आएगा। तो बच्चों y के अलांग अगर इसका कंपोनेंट मैं निकालने जाऊँ, चलो कुछ आएगा ही, यहाँ पर कोई कंपोनेंट इसका आएगा ही। कितना हो जाएगा इसको भी यहाँ निकाल, तो ये आ जाएगा 5 साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू यहाँ से देखिए आ जाएगा 3/5, 3/5 यानी कि कितना आ गया? 3। ये बच्चों 3 आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के अलांग है, यहाँ मैं क्या लिखूँगा? +3। सॉल्व करने पर 8 न्यूटन आ गया, ये दोनों पॉजिटिव में आए। अब बच्चों इसको मैं मिटा दूँ, ऐसे। देखिए ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया सिग्मा Fx, ये आ गया सिग्मा Fy। तो सिग्मा Fx का मतलब ऐसे हो गया सिग्मा Fx, और ये हो गया हमारे पास सिग्मा Fy। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बच्चों, सिग्मा F कहूँ तो ये आ जाएगा, यहाँ रफ कर लेते हैं, सिग्मा F विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में सिग्मा Fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा Fy का स्क्वायर। सिग्मा Fx का स्क्वायर बच्चों में निकालूंगा तो यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर, प्लस सिग्मा Fy का मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब होगा 10 न्यूटन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन से में मिल रहा है? बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा, ऑप्शन बी। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इफ सम ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इज 0 देन देयर मिनिमम नंबर शुड बी। नॉन कोप्लेनर कहने का मतलब 3D का केस होगा, मतलब सारे वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं हैं। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ 3D, और 3D का अगर बच्चों यहाँ पर केस है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में 3D में कम से कम कितने वेक्टर हों जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। बच्चों मैंने आपको बताया था 1D का अगर केस है तो कम से कम 2 वेक्टर ऐसे होने चाहिए तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। यहाँ के अंदर बच्चों 2D का केस हो, एक प्लेन का केस हो, तो कम से कम वेक्टर की संख्या 3 होगी 0 रिजल्टेंट के लिए, और अगर 3D का केस हो तो कम से कम रिजल्टेंट 0 लाने के लिए कम से कम जो वेक्टर की संख्या होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी 4। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा? 4 करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। यहाँ के अंदर क्योंकि ये 3D का केस है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।